हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई रगा का मॉक टेस्ट। ठीक है, कोशिश करना है इसमें से कम 25 भी सही हो जाए। आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट दिखेंगी। एंड गाइस, आपको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। आप में से जितने लोगों ने अभी तक हमारे जीके सारथी पीडीएफ को नहीं पढ़ा है, एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमने इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल को ऐड कर रखा है। ये पीडीएफ दो लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश में। जो आपको बाय करना है, किसी एक लैंग्वेज में बाय करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ इसका डेमो देख सकते हो। ये पीडीएफ कुछ इस तरीके से होगा। एंड आप में से किसी को रगा के मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारी मैथ की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश वोकैब की हमारी पीडीएफ है एंड इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है। दोनों पीडीएफ 60 रुपीज़ प्राइस है, आपको मिल जाती है। एंड आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वर्बल या नॉन वर्बल में, तो आप हमारे रीजनिंग की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे। इंग्लिश मोर देन 80%, जीके भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है? सभी पीडीएफ को व्हाट्सअप करके आप बाय कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा जो है ना किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये तो इजी सा एक क्वेश्चन है। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से जुड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में माना जाता है? कोणार्क का मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। ये जो नृत्य उत्सव जो है उड़ीसा से ही रिलेटेड है। आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म नाम का एक बुक है, ठीक है, एक बड़ा सा बुक है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ये किसने लिखा है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड बुक है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है सीताराम येचुरी के द्वारा, ठीक है, इनके ऑथर है, राइटर है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग महानगरीय पूछा है, तो वो कौन सा? सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ थी? मुंबई के अंदर। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे पूछा है बंदरगाह, पोर्ट सिटी कौन सा है? तो अपने ऑप्शन से देख लो, लोथल ही था ना जहाँ पे पोर्ट था। चलो, विटामिन ए का जो है केमिकल नेम क्या है या फिर रासायनिक नाम क्या है? सारे विटामिन के अपने अपने जो है केमिकल नाम अलग अलग होते हैं। जैसे विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है। फिर कह रहे हैं स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को या फिर किसी को नहीं? स्कैनर से अगर आप कोई चीज़ स्कैन करते हो तो अपना फ़ोटो भी स्कैन करा सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट को भी करवा सकते हो। टेक्स्ट बोले तो कुछ लिखा हुआ है उसको भी स्कैन करा सकते हो। ए एंड बी बोथ हो जाएगा। 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? देखो, टेम्परेरी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। परमानेंट या फिर देखो, इंटरिम तो अलग चीज़ है ना। जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस सरकार है वहाँ पे अभी। इसका मतलब क्या हुआ? वो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, उनको हटा के, उसको हटा के किसी को भी बनाया जा सकता है परमानेंट गवर्नमेंट। तो वैसे ये इंटरिम गवर्नमेंट पूछा है तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहोगे टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। बाद में परमानेंट किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 8 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं क्या कहता हूँ? सी इज इक्वल टू 0 मान लो, आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे बी इंटू सी, 0 इंटू 0 0, तो मतलब ए बी बराबर 8 बचेगा। आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो सी को तो हम यहाँ पे भी 0 रखेंगे, बट यहाँ से इस वाले से ध्यान देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए बी की वैल्यू 8 है, मतलब 16, 16 9 25, तो ए प्लस बी और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? 25, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 5 आ गई। ए बी की वैल्यू 8 है। और देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर लिया था। तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 0,
इसमें से 3 माइनस करोगे तो 5 माइनस 3 क्या बचेगा, 2। चीज़ आसान है, इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। अलजेब्रा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको बन रहा होगा उससे। 10th नंबर क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% छूट यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो लाभ का परसेंट क्या होगा। पहले इस सवाल में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है ना, सॉरी अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है 2400 है जो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर आप 20% इंक्रीज कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, मार्क प्राइस जो कि हमारा 2400 है। तो ये कितने बार में कट गया, 20 बार में। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 2000, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं ना, तो 2400 पे 10% का डिस्काउंट दोगे आप, ये कट गया, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21। तो मतलब आप सेल कर रहे हो 2160 रुपये में, खरीदा था आपने 2000 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको 160 का। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 160 बटा में 2000 इंटू 100, 00 एंड 116 का 160 का 10 कट जाएगा और ये 8 बच गया। 8% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। सिंपल सा क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, a√3 होता है जो कि 7√3 दे रखा है। तो √3 कट के a की वैल्यू 7 मिलेगी। a क्या हमारा साइड, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 9 चौके 6, 9 54, 6 चौके 24, 4 24, 5 ना 29, 294। ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी लेवल के क्वेश्चन ही थे अभी तक। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है इसको, ठीक है। ए और बी अलग अलग काम को करते हुए एक कार्य को 10 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को शुरू करते हैं और बारी बारी एकांतर दिन से करते हैं, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी एक काम को 16 दिन में। इनका एलसीएम ले लोगे कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 80 को डिवाइड कर दो, ए एक दिन में 8 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 80 से 16 को डिवाइड कर दो, बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो पहले ए करेगा फिर बी, मतलब एक दिन में टोटल हमारे पास कितना काम है, 80 काम है। ये एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, 80 काम है हमारे पास। ए एक दिन में 8 काम करेगा, अगले दिन बी करेगा तो 5 काम, मतलब 2 दिन में पूरा 13 काम हो रहा है। तो इसको 13 काम को ना 80 से डिवाइड करो, 78, मतलब 2 काम रह गया, मतलब ये क्या है 6 दिन। तो दो लोग मिल के 6 है ना, तो मतलब 6 इंटू 2 12, और साथ में क्या है प्लस 2 काम बच रहा है, और एक दिन में ए 8 काम कर सकता है। तो अब ये कितना टाइम लेगा, 2/8, मतलब 1/4, मतलब 12 प्लस 1/4, मतलब कितना हो जाएगा 12 चक्कर 48 और 49/4, ठीक है। तो 49/4 दिन लगेगा पूरा काम को करने में। तो ये जो है ना ऑल्टरनेट डेज वाला टाइम एंड वर्क का थ्योरम है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपसे ये बनेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपसे नहीं बनेगा। ये चीज़ हमने अपने पेड बैचेस के अंदर इससे भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करा के बताए हुए थे। कह रहा 7 और 3 से 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999। देखो इसको ना डिविजिबिलिटी का जो थ्योरम होता है उस पर बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। एक चीज आपको पता है ना कि 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है, कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 70 4 से डिवाइड नहीं होता है, 90 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस हिसाब से सी एंड डी आंसर नहीं हो सकता। ना सिर्फ 7 से डिवाइड होने से मतलब नहीं है, 4 से और 7 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सी और डी तो नहीं होगा। बच्चा ए जो है 4 से डिवाइड होगा। अब इनको ना 7 से डिवाइड करके देख लो, जो डिवाइड हो रहा है 960 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, ये चीज देख लो आप, नहीं हो रहा है। अब 980 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, बोलोगे हाँ हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगर मैं आपको डिविजिबिलिटी का थ्योरम नंबर सिस्टम पे ले जाऊँ तो ये काफ़ी आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो। चीज़ें वो काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने पढ़ाई नहीं है तो आपके लिए हेक्टिक हो सकता है ये चीज़। फिर कह रहा है इनमें से ऑड बताओ क्या है, तो देख लो
हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बीच वाला और फर्स्ट वाला, ऐसे ले लो, या फिर पी और क्यू को देख लो, कोई चीज़ को देख लो, लाइक हम पी क्यू को देख रहे हैं ना, पी और क्यू कंटिन्यू है, सी और डी कंटिन्यू है, एल के कंटिन्यू नहीं है, और यू भी कंटिन्यू है, तो के और एल इधर से हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और यू भी देखो राइट टू लेफ्ट, सी डी राइट टू लेफ्ट, पी क्यू राइट टू लेफ्ट, तो सी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, बस इसको पकड़ सकते थे। 50 नंबर कह रहा है छह परिवार के सभी सदस्य जो है ना, पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक साथ यात्रा करते हैं। क्यू जो है आर का पुत्र है, ठीक है, किंतु आर क्यू की माता नहीं है, मतलब वो पिता हो जाएगा। पी और आर विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, एस पी की पुत्री है, यू क्यू का भाई है, क्यू की माता कौन है, क्यू की मदर के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो इसको बनाओ। क्यू जो है ना आर का पुत्र है, आर का पुत्र कौन है, क्यू, ठीक है, क्यू की माता कौन है, तो ये तो ठीक है ना। अब ये आर का पुत्र है और कह रहा है आर क्यू की माता नहीं है, तो इसका मतलब आर पिता हो गया। कह रहा है पी और आर विवाहित जोड़े हैं, तो पी इसकी पत्नी हो गई, तो क्यू तो सिंपल निकल गया ना, यहाँ पे पी का बेटा है तो पी उसकी माँ है, बस आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, इसमें कह रहा ना कि किस ऑप्शन को हम इंटरचेंज करेंगे इस ऑप्शन में, इस इक्वेशन में, कि वो ऑप्शन सेटिस्फाई करे। हम ए से स्टार्ट करते हैं, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को माइनस करके देखते हैं। 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 14 इंटू 2 करके देखते हैं, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 माइनस 2 प्लस 28, 28 ये दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 माइनस 2 इज इक्वल टू 38। ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई हो जा रहा है, लक अच्छा होगा, ऑप्शन ए के अंदर सॉरी ऑप्शन ए के अंदर आंसर होगा। लक खराब हुआ तो बी सी डी के अंदर आंसर हो सकता है ये। आगे देख लो, ये एक सीरीज है, इस सीरीज के अंदर पूछ रहे कि बताओ कौन अगला जो है ना सीरीज कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, 6 है, 28 है, 71 है, 139 है, 236 है, अगला क्या हो जाएगा। तो एक के अंदर क्या ऐड कर रखा है, 5, 6 में 22 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 28, 28 में कितना ऐड करोगे, 9 10 11 4 2 6 43, 71 में कितना ऐड करोगे, 8, और ये हो जाएगा 6 6 12 13, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 14 7 9 16, मतलब यहाँ पे 97, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। आगे क्या ऐड करें नहीं समझ में आ रहा, तो नीचे की वैल्यू को देख लो, 5 में 17 ऐड करोगे तो 22 मिलेगा, 22 में कितना ऐड करोगे, 21 ऐड करोगे तो 43 मिलेगा, फिर आप 25 ऐड करोगे तो 68 मिलेगा, 29 ऐड करोगे तो 97 मिलेगा। आगे का बाद में देखेंगे। 17 में 4 ऐड करेंगे, 21 में 4 ऐड करेंगे, फिर इधर 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब 29 में 4 ऐड करो तो जो वैल्यू मिलेगा वही 97 में ऐड करो, तो ये मिलेगा 33। तो मेरे को अब ये मिल जाएगा क्या, 33 मिला ना यहाँ पे, तो 93 में मेरे को 33 ऐड करना होगा, तो 97 में 93 ऐड करूँगा तो मेरे को 130 मिल जाएगा। अब 236 में मैं ना 130 ऐड करूँगा तो मेरे को 366 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया। तो ये रीजनिंग का थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन था, हो सकता है आपसे टाइम ले ले एग्जाम में, ठीक है, नंबर सीरीज का। फिर कह रहा है ऋतु ए से स्टार्ट करती है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, ये आपका डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए से स्टार्ट करती है, ए से साउथ में 9 किलोमीटर जाती है, वहां से लेफ्ट मुड़ के वो 8 किलोमीटर जाती है, फिर लेफ्ट मुड़ के वो 3 किलोमीटर जाती है, पुनः लेफ्ट मुड़ती है और 12 किलोमीटर, मतलब ये आगे निकल जाएगी, 12 किलोमीटर जाती है, अंत में वो राइट मुड़कर 6 किलोमीटर। तो अब ये 6 तो बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगी ना, बिकॉज ऊपर से नीचे तक ये 9 है, ये वाला 3 हो गया, तो 6 ए के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। बी पे रुक जाती है आके, ए से बी कितनी दूर है, तो ए वाला डिस्टेंस कितना दूर है, तो यही 9 12 था ना ये चीज़, पूरा का पूरा देखो गाइस ये 12 था, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा 8 है, तो मतलब ये इधर का हिस्सा 8, तो इधर का हिस्सा 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर किधर है, वेस्ट में, पश्चिम में है, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। चलो इज द करेक्ट आंसर। 18 क्या कह रहे हैं, 36:2 प्रोपोर्शनल व्हाट, रेशियो 5 प्रोपोर्शनल 81 प्रोपोर्शनल 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2:36,
ठीक है, 2 36, तो कैसे हुआ भाई 36? तो कह सकते हो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो वही 3 को 81 बनाना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो वही काम 5 को 3 से स्क्वायर कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ना TRUTH, ठीक है, इसको UQVSI लिखते हैं, FIRST फर्स्ट को लिखते हैं GHSRU, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं हम वाइट को कैसे लिख सकते हैं, WHITE को। इसमें दिमाग थोड़ा सा लगा हुआ आप, एक एक चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा आपको कि क्या। टी में हमने एक ऐड कर रखा है, आर में एक माइनस कर रखा है, यू में एक प्लस कर रखा है, टी में एक माइनस, एच में एक प्लस, ठीक है। वही एक प्लस कर दो, एक माइनस कर दो, एक प्लस कर दो, एक माइनस, एक प्लस कर दो। वही काम डब्ल्यू में भी कर रखा गया है, करना होगा आपको, प्लस एक बार, एक को माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ठीक है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, एच के पहले क्या आता है जी, तो एक्स जी कहाँ है, डी के अंदर है, ठीक है। एक्स और जी कहाँ पे है, डी के अंदर है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है झील, ZEAL झील, ठीक है, इसको 9476 लिखते हैं। लेम, LAME को ना 8694 लिखते हैं, तो एम को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो झील के अंदर ना EAL है, इसके अंदर भी LAE है, मतलब ये 3 चीज़ें हैं। इसके डिजिट में देखो 9 है, 9 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, तो इसका m बच गया और इसका 8 बच गया, मतलब m की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहे 8 व्यक्ति DEMPTWY और Z, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर बोले तो ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर मुख करके बैठे। एम पंक्ति के कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना। एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। एम देखो या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में, बीच में नहीं बैठा है वो। एम और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं, ठीक है। डी जो है ना ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। डी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। जेड पी के ठीक दाएं बैठा है। डब्ल्यू पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो वाई के दाएं से कौन है। जब चीजें समझ में नहीं आ रही तो यहां से लो, जेड जो है ना पी के ठीक दाएं बैठा है। पी को कहीं भी बैठा दो, इसके ठीक दाएं कौन है, जेड है। अब क्या जेड से रिलेटेड कोई चीज है इसके अंदर कि जेड या पी से रिलेटेड, तो एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। एम और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी ई के दाएं से तीसरे है। तो ई के दाएं से ना, तो मान लो ई यहाँ पे है, तो इसके दाएं से तीसरे पे 1 2 3, इसके दाएं से तीसरे पे कौन है, डी। अब मैं देखो अगर एम को इस छोर पे बैठाऊंगा तो एम और ई के बीच में केवल 2 लोग बैठ पा रहे हैं, पॉसिबल है 3 लोग हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब एम यहाँ पे नहीं बैठा है, एम बिल्कुल भी इधर बैठा है, ठीक है। अब कितने लोग हो गए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो एम और ई के बीच में फिलहाल मेरे को पी जेड मिल रहे हैं, बट श्योर नहीं कि ये होंगे ही होंगे। आगे देखते हैं, कह रहे हैं डी और टी के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, डी और टी के बीच, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जगह बना दो टी के लिए, तब जाके 1 2 3, ऐसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो 4 लोग यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं डी और टी के बीच में। अब क्या करें, इसका मतलब हमने पोजिशनिंग में कुछ गड़बड़ की है। अच्छा चलो ना, जब भी चीज़ इस तरीके से ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करे ना, तो ये हमारा गलत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे, और ये चीज़ समझ में आ गया कि मेरा एम जो है इसी साइड बैठेगा, मैं एम को यहाँ बैठाऊंगा, ई को बैठाऊंगा, और इनके बीच में 2 लोगों के लिए जगह छोड़ दूंगा। मेरे 4 लोग बैठ गए। अब एक चीज़ और, मेरे को 4 पोजीशन बना दो, ठीक है। अब इधर कोई नहीं है, ये लास्ट हो रहा है, 8 ही लोग हैं ना। और एक चीज़ कह रहा है डी जो है ना ई के दाएं से तीसरे है, तो ई के राइट से तीसरे बैठाओगे, डी यहाँ पे बैठ जाएगा, ओके। डी जब यहाँ बैठ गया तो कह रहा है डी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और टी के बीच तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब टी यहाँ पे बैठेगा। सीधे सीधे देख लो,
तब देखो 1 2 3 4 पोजीशन बैठ रहा है। ओके, इसके अलावा क्या कह रहा है, जेड जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, जेड जो है पी के ठीक दाएं। अगर मैं जेड को यहाँ बैठाऊं तो इसके राइट में जगह नहीं बचेगा, अगर मैं जेड को यहाँ बैठाऊं तो इसके राइट में जगह नहीं बचेगा। तो मेरे को जेड को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे को इसके राइट में पी का पोजीशन मिलेगा। ठीक है, अब कुछ है डब्ल्यू के बारे में कुछ कहा है भाई, डब्ल्यू पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं। तो गई जब अंतिम छोर यही बचा, यहाँ पे नहीं बैठेगा तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। इसका मतलब यहाँ वाई बैठा है। इस हिसाब से हमको मिल गया जो मिलना था। अब कह रहा है वाई के राइट से कितने लोग बैठे हैं भाई, तो वाई के राइट में कोई नहीं है, खुद ये राइट में बैठा है, तो एक भी नहीं, नन। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन है, और थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही टाइम टेकन है। आगे देखो 23 देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, अच्छा डिक्शनरी वाला है, जस्टिस, जर्नल, ज्यूरिसडिक्शन, जजमेंट, जर्नी। ठीक है, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में समझाओ। देखो ये जब भी इतना बड़ा पढ़ने के लिए मिलता है ना तो एक हेडअप हो जाता है, इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को इधर से भी देखे किया जा सकता है। अब देखो अल्फ़ाबेट के अंदर सब में जे है तो जे पहले आएगा ही, मतलब जे आएगा ही। उसके बाद क्या है ना, जे के बाद यू है, ओ है, यू है, ओ, यू है, ओ। पहले यू आता है कि ओ, तो बोलोगे ना ओ आता है, तो मतलब यू वाला नहीं आएगा, मतलब एक से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग कभी भी। जब एक से स्टार्ट नहीं कर सकते तो ए एंड डी नहीं होगा, और मान लो टाइम कम बचता है तो सिचुएशन में बी एंड सी में भी किसी को आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर लगाना हुआ तो। बाय द वे हम तुक्का क्यों लगाएंगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाने की गलती मत किया करो, जो भी है सॉल्व किया करो। तो या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो देखो जे यू आर एन, यहाँ तक सब में कॉमन है, एन के बाद इसमें ए है और इसमें क्या है, ई है। तो ऑब्वियस चीज़ है, पहले 2 आएगा देन 5 आएगा। तो 25 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है भाई, चलो 24 में कह रहा है वेन डायग्राम में डॉक्टर्स मैरिड फीमेल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैरिड लोग फीमेल नहीं होती हैं, बोलोगे होती हैं। क्या मैरिड लोग डॉक्टर नहीं होती हैं, बोलोगे होती हैं। क्या डॉक्टर्स की शादी नहीं होती है, होती है। क्या डॉक्टर फीमेल नहीं होती हैं, होती है। तो तीनों का संबंध एक दूसरे से है थोड़ा थोड़ा, तो तीनों का संबंध बी के अंदर दर्शा रखा गया है। आगे देखो, फिर देखो डब्ल्यू भी टी वॉट एम। ठीक है, जब भी ये सवाल देखे ना डब्ल्यू के बाद भी नहीं आता है, भी के बाद डब्ल्यू आता है। तो भी में अपने को एक ऐड किया है, टी के बाद क्या है भी आता है, तो इसमें 2 ऐड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसमें मेरे को 3 ऐड करना होगा, और यहाँ पे जो भी होगा इसके फर्स्ट लेटर में 4 ऐड करना होगा। तो एम में 4 लेटर ऐड करोगे तो 13 4 17, 17 नंबर पे क्यू होता है, तो क्यू आ गया। ठीक है, तो मतलब पहला लेटर मेरा क्यू से स्टार्ट होगा। अब ए पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर देख लो, इधर देखो के के बाद एल है, एल के बाद +1, एन है तो +2, अब यहाँ पे +3 होगा। एन में 3 जोड़ोगे तो ओ पी क्यू, तो क्यू क्यू से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे है, बी के अंदर है। इजी था। आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नॉन वर्बल का है। क्या रहना कि देखो जब भी पेयरिंग में है तो इधर से पेयर बनाओ, इसका कोई यूज नहीं है। इसका 2 जो था ना यहाँ आ गया, तो इसका डी मेरा नीचे आ जाएगा। तो डी या तो डी में होगा या फिर बी में होगा, ए एंड सी नहीं हो सकता है। अब देखो एक चीज, इसका जो यहाँ पे था ना, ठीक है, वो देखो इसका सेंटर में आ गया, लेकिन इसका ट्रायंगल ना किसी के अंदर सेंटर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन गलत है, नहीं। इसका मतलब ये ना कि इसमें थोड़ी सी और अलग भी लॉजिक लगा रखा गया है। क्या लॉजिक लगा रखा गया है, ये चीज क्लियर हो गया कि मेरा बी एंड डी में से कोई एक आंसर होगा। अब देखना ना, इसमें जो टी था इसमें नहीं है, इसका मतलब इन 5 में से किसी एक को ना चेंज करना होगा मेरे को लाके इसके अंदर। तो अब देखो क्या डी के अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। इसका मतलब जो 5 फिगर इसमें थे वही 5 फिगर इसमें भी है। क्या 2 में कुछ चेंज है, तो बोलोगे यहाँ एक नया सर्कल आया है, तो मतलब एक नई चीज लानी चाहिए थी। जैसे इसका टी हट के ना इसके अंदर एक नया ट्रायंगल आया है, तो मतलब मेरा ना इसका ट्रायंगल हट के ना मेरा एक सर्कल आना होगा, तो जो कि बी के अंदर इसको कर रखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो 4 फिगर भी नहीं है, इन दोनों का 3 ही फिगर है, मतलब दोनों का पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बन गया ना, तो ये फोटो पहले यहाँ था, आगे की तरफ जा रहा है।
ठीक है, फिर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये जो बर्फी टाइप का है यहाँ आएगा, जो कि ए के अंदर है एंड डी के अंदर है। डी एंड ए में से कोई एक आंसर हो सकता है, यही ना। अब देखो ये वाला जो फोटो नीचे था ना वो इधर आ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर जाएगा, तो जो हिसाब से ए हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आई होप गाइस पता होगा, जो कि मैंने नॉन वर्बल के अंदर पढ़ा रखा है। अब देखो पेयरिंग करोगे इन दोनों का इसका पेयर नहीं बनेगा, तो ये डी जो है आगे गया, तो ये डी भी यहाँ पे आगे जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी दोनों में है। इसका सेंटर वाला सेंटर में रह गया, इसका यू मतलब सेंटर में रह जाएगा, वैसा कोई है तो बोलोगे बी के अंदर है, तो दो दो चीजें मिल रही हैं, तो इस हिसाब से बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, ठीक है, ये तो काफ़ी इजी है, आप या इजी है काफ़ी, इसको आप कर सकते हो खुद से। कैसे? खुद से तो वैसे सब करना ही है आपको, ठीक है। एक्चुअली देखो थोड़ी सी अभी तबीयत सही नहीं है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं बीच बीच में, और मैं चिल्ला के भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मैं क्लासेस बंद नहीं करूँगा, आपका एग्ज़ाम है 1-2 दिन में, तो मेरी से जितनी बन सकेगी मैं चीज़ों को कराऊँगा, ठीक है। तो ये जो सीन है ना, इसमें एरो जो है अभी देखो इधर कहाँ पे है, ईस्ट के साइड है, अभी इधर गया साउथ वेस्ट में है, ये साउथ और वेस्ट में, मतलब ये क्लॉकवाइज गया कितना, पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री, डेट इज़ 135 डिग्री। ये मेरे को ले जाना होगा यहाँ पे है, तो पहले 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, देन 90 डिग्री ये नीचे में होगा, और नीचे में सिर्फ डी के अंदर है, ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसमें जो ऐसे सर गोल वाला जो है ना लॉलीपॉप टाइप का, अभी बाहर था तो अभी अंदर की साइड है। इसका ट्रायंगल वाला एरो जो है वो अंदर था तो इस बार बाहर की साइड है, मतलब अगले वाले में ये जो ट्रायंगल वाला एरो है वो अंदर जाएगा, सर्कल वाला एरो जो है वो बाहर जाएगा। तो सर्कल वाला एरो बाहर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका ट्रायंगल वाला भी बाहर है, तो ये बी एंड सी आंसर नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ और देखो, ए एंड डी हमारा आंसर होगा किस बेसिस पे, तो जो पहले हमारा यहाँ पे फोटो था वो एंटी क्लॉकवाइज गया एक पोजीशन पीछे, तो मेरा ये जो है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे किस में है, नीचे किस में है, बाहर की साइड, सी एंड डी के अंदर है, ठीक है। अब जो ये देखो जो ट्रायंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज पीछे गया ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कहाँ, अंदर की साइड, जो कि डी के अंदर है सिर्फ, तो डी नंबर हमारा सही है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कितना आपने स्कोर किया, कितने मार्क्स आपको मिले। एंड जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, ये सारे पीडीएफ्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्ज़ाम के बाद जब पाओगे तो कहोगे कि हाँ देखो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल के नहीं बोलता, एग्ज़ाम के बाद मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। खोल के बोल देने पर ना आप अलग मीनिंग निकाल लेते हो कि मैं क्वेश्चन आउट करा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं नहीं करा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे है। मैं कोई भी पेपर आउट कराने का दावा नहीं करता हूँ, मैं कोई भी सेटिंग लगाने का दावा नहीं करता हूँ, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर होती है। ये सभी चीज़ें बस मेरी एक्सपीरियंस एंड जो भी नॉलेज है उसके बेस पे मैं क्वेश्चंस को दे देता हूँ, आप वो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना एंड व्हाट्सअप करो, हमारी टीम मेंबर होगी वहाँ पे आपको बता देगी कैसे पेमेंट करना है, कैसे पीडीएफ मिलेगा, वो सब चीज़ें व्हाट्सअप करके पूछ लो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।